हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हो। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बारे में अपनी दो दो क्लास हो चुकी थी। यदि इन क्लासेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमारे को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। मैं आपको उसको अच्छे से समझाने की कोशिश और करूंगा। तो आज अपनी तीसरी क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो जब कोई भी चार्ज रेस्ट में हो तो उसके ऊपर हम बहुत सी चीजें जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताई थी और अभी बताने जा रहा हूं। तो ये है आपका कोई भी रेस्ट है, कोई भी चार्ज है रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वगैरह लगती है उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले आप सभी को लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। भाई नॉर्मली सबको पता होता है कि पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव से अंदर जाती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है इसके बारे में यदि किसी को जानकारी हो तो मेरे को बता सकते हो, नहीं तो नहीं आता हो तो आप सामने देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक तरह का फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स। फोर्स कैसे होगा? जब किसी भी सर्टेन एरिया के अंदर कोई भी चार्ज रखा होगा तो उसका एक एरिया होगा, ठीक है, उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि हम उसके अंदर किसी अन्य दूसरे चार्ज को लेके जाते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है। तो फोर्स फील किसके द्वारा किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा किया। तो अपन मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह का क्या होता है? फोर्स होता है। तो जैसे मैं आपको समझाऊं कि आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसकी कुछ सर्टेन एरिया के अंदर इसका आप मान सकते हो इसका एक एरिया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक एरिया के अंदर क्यू चार्ज है। मैं किसी अन्य चार्ज को लेके जाऊंगा, जैसे मैं क्यू नोट चार्ज को लेके जा रहा हूं, तो जैसे ही इस सर्टेन एरिया के अंदर ये एंट्री करेगा तो एक फोर्स फील करेगा। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इस साइड में है, यदि मैं इस चार्ज को इसके अंदर लेके जाऊंगा तो इसके ऊपर अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा सेम चार्ज क्या होते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसको ये बाहर की तरफ खींचने की, बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ होगा। यदि मैं इसी पे यहाँ पे माइनस चार्ज लेके जाऊं तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसकी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा। तो ऐसे मैं बहुत से चार्ज लेके जाता हूं तो इनका फोर्स किस तरफ होगा? ये इसकी तरफ किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। ये इस तरफ लगेगा। जैसे पॉइंट कोई भी चार्ज ले लो आप, तो पॉइंट प्लस चार्ज लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमेशा प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ डिनोट करेंगे अपन। यदि मैं इसके अंदर माइनस चार्ज, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो, जैसे यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज हो, तो भी मैं एक पॉइंट चार्ज को लेके जा रहा हूं। इस पॉइंट चार्ज का जो चार्ज है वो 1 कूलाम है, या मैं प्लस कूलाम चार्ज लेके जा रहा हूं। ये दोनों क्या है? अनलाइक चार्जेस हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही इस माइनस क्यू चार्ज के फील्ड में जाएगा तो ये इसको माइनस क्यू को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब यही है कि माइनस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। यही था इसके अंदर। ये कैसा बना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह का क्या होता है? फोर्स होता है। यदि मैं किसी भी पॉइंट चार्ज को अंदर लेके जाऊंगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे मैं पॉइंट चार्ज को लेके जा रहा हूं, तो इसको ये बाहर की तरफ खींचने की, धकेलने की कोशिश करेगा। तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है।
तो उसी फोर्स को एक रेखाओं में डिनोट करने के लिए उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, एक सर्टेन एरिया के अंदर किसी भी चार्ज का एक फोर्स होता है कि जैसे इसके अंदर कोई भी चार्ज वगैरह आएगा तो उसको या तो धक्का देगा या उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अपन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है ओरिजिनेशन क्या होता है, किसका कहां किस पॉइंट से निकलती है, तो आपको पता है प्लस क्यू चार्ज से ये इसका ओरिजिनेशन होता है। और टर्मिनेशन निकलती किस तरफ से, तो किस तरफ होते हैं, माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज में टर्मिनेट हो जाती है, ये इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। प्लस क्यू चार्ज से निकलती है और माइनस क्यू चार्ज में एंट्री होती है। तो इन्हीं इस स्लोप की सहायता से हम इनको समझ सकते हैं। लूपिंग, ये नो लूप, ये बंद वक्र नहीं बनाती है। इसके अंदर जो इसका जो लूपिंग होती है, जो लूप होता है, किसी भी कोई भी वक्र वगैरह होगा, कुछ भी हो गया, तो ये क्या होता है, बिना वक्र, ये बिना लूप के बनती है, ये बंद वक्र नहीं बनाती है। तीसरा है नो इंटरसेक्शन, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि मान लो यदि ये एक दूसरे को काट दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक तरह का फोर्स है, तो इस पे इस तरफ लगा फोर्स, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगी, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके अंदर जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर एक डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके अंदर डायरेक्शन एक होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे डायरेक्शन कितनी बन रही है, 2 बन रही है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये अपना थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो चुका। इसके बाद में है फोर्थ पॉइंट, रिलेशन स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू 1/, स्पेसिंग, कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इनके बीच में एरिया क्या है, कम है, स्पेस कम है। स्पेस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा, स्पेस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना यहां तक कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां तक कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन कंडक्टर आइसोलेटेड, कि कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अंदर तो एक भी चार्ज नहीं होता। जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस पे जो भी चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं, वो इसके कितने होते हैं, सरफेस पे होता है। तो मैं कंडक्टर के अंदर पूछूं, इनसाइड, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 0 है, तो इनसाइड कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, यदि इसके सरफेस पे इक्वल चार्ज है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो सरफेस इज इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इसकी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे होंगी, या तो अंदर की तरफ जाएंगी या बाहर की तरफ आएंगी। ये है अपना कंडक्टर आइसोलेटेड का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बेसिक डायग्राम वगैरह से अपन समझ सकते हैं। यदि आपसे इस टाइप से कोई भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ गए। इन 3 टॉपिक्स को आप ध्यान में रखना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। तो आगे चलते हैं अपन डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए इसको समझेंगे अपन। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, व्हेन टू चार्जेस
जब दो चार्जेस आर वेरी क्लोज, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, टू ईच अदर, एक दूसरे के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है, एज कंपेयर टू डिस्टेंस, कि जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, मतलब ये दोनों चार्ज बहुत नजदीक हैं, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हैज टू बी कैलकुलेटेड, यदि हम इन दोनों के बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच में यदि इनके बीच की डिस्टेंस कम है, इतनी कम है कि ये बहुत पास में है, यदि इन दोनों पास में होते हुए भी हम इन दोनों चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या डिफाइन करेंगे, डाइपोल मोमेंट। इसके डेफिनेशन ही मैंने आपको बता दी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी मैंने डायरेक्शन पूछ लूं आपसे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू चार्ज से क्या होगी, प्लस क्यू चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। यही अरेंजमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है। जो आपके सामने जो अरेंजमेंट बता रहा हूं मैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताया कि कोई भी दो चार्जेज, टू चार्जेज, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, इनको मैथमेटिक्स रूप से आप कैसे डिनोट करोगे, चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कितना, 2ql। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन आएगी। ये आपके सामने डाइपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट वगैरह है, इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चंस वगैरह बन जाएंगे। आपको चार्ज दे देगा, उन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी, उनके बीच की डिस्टेंस होगी, वो आपको दे देगा, और इसी के बेस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, तो आप इनको इजीली फॉर्म में सोल्व कर सकते हो। अब आपके सामने दो केसेस वगैरह आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जैसे आपके सामने एक डायग्राम है, इसके एक्स पे पूछ रहा है और इक्विटोरियल लाइंस पे पूछ रहा है, कि मतलब एक्स एक्स पे पूछ रहा है और निरक्षीय एक्स पे से पूछ रहा है, एक्स एक्स और वाई एक्स पे पूछ रहा है आपसे। तो जैसे आपके सामने एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। यदि इस पॉइंट पे मैं डाइपोल मोमेंट पूछूं आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं इस पॉइंट पे आपको, इसके कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा 2kp/r²। इसको आप डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करो, इसका डेरिवेशन वगैरह भी होता है, यदि आप मेरे को बोलोगे तो मैं उस डेरिवेशन को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये डेरिवेशन कैसे आया। एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट है, इसके ऊपर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2kp/r³। 2 आपके पास कांस्टेंट है, k की वैल्यू आपको दी हुई होगी, p आप फाइंड कर सकते हो, जैसे दो चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस देगा, आप इसे आप p फाइंड कर लोगे, और r आपके सामने इसकी डिस्टेंस वगैरह यहां से r आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब निरक्षीय पॉइंट पे आप की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो होगा kp/r³। यदि इसके अंदर किसी भी क्वाड्रेट पोल में किसी भी पॉइंट पे एंगल देके आपसे कुछ पूछ ले कि उस एंगल पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किसी पॉइंट से इतने डिग्री कोण पर आपसे एंगल दे दे, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, तो उस पे कितना होगा, kp/r³ 3 cos² θ + 1 का √। ये किसी पॉइंट पे यदि आपको एंगल देगा तो आप इसकी सहायता से कर सकते हो। यदि इसमें और इसमें आपसे रेशो पूछ ले तो कितना होगा, E एक्सियल/E इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, 2/1। ये रेशो भी बहुत सी एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज पर आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो। यदि वो एक्सियल पोजीशन पे है तो वो एक्सियल पोजीशन पे 2kp/r³ हो जाएगा, यदि वो इक्वेटोरियल लाइंस पे है तो उसका kp/r³ हो जाएगा, यदि वो किसी एंगल पे है डाइपोल से
तो आप उस पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डाइपोल, किसी भी डाइपोल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे चलता हूं। डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, जैसे आपके सामने एक डाइपोल रखा हुआ है, यह है माइनस क्यू चार्ज, यह है प्लस क्यू चार्ज। ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, ठीक है, इसको एक्सटर्नल फील्ड बोलते हैं। इस फील्ड के कारण ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको बाहर की तरफ इसकी सेम डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स की तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, और इस चार्ज के ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। तो ये इस टाइप, मतलब ये है आपका डाइपोल, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, माइनस क्यू चार्ज इस तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये इस तरफ रोटेट करने लगेगा। ये एक तरह का रोटेट करेगा, तो इसके अंदर एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, P क्रॉस E। मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टॉर्क कितना हो जाएगा, P sin थीटा। इसमें दो केसेस बनते हैं, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल थीटा कितना हो जाएगा, π/2, और टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मीन्स यही है कि यदि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस पोजीशन पे होगा, तो इसके अंदर जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे ही इस पोजीशन में आएगा, इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये फोर्स इस तरफ लगेगा, इसकी तरफ फोर्स इस तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तरह का आप इसको रेस्ट, मतलब इसके अंदर टॉर्क क्या होता है, रोटेट, कि कोई भी बॉडी है वो कितना रोटेट कर रही है, वो हमें अपन इसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, U बराबर P sin थीटा वगैरह, कुछ भी जो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पूछ लेता आपसे। तो आपका ये हो गया एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डाइपोल को जब आप रखते हैं, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है, उनको अपन देख लेते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, और होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। जैसे आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है, एक सर्टन एरिया हो गया, ठीक है। इस सर्टन एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी, इनसाइड प्लस आउटसाइड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस फील्ड से जितनी गुजरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी इस एरिया से गुजरेगी, वही टोटल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो फ्लक्स EdA cos थीटा, ये इसका डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप तो ऐसा समझ लीजिए, एक मिनट, आप तो ऐसा समझ लीजिए कि फ्लक्स क्या होता है, कोई भी सर्टन एरिया है, जैसे आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है, एक एरिया हो गया, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो जैसे आपके अंदर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है, तो फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, अब आप सभी लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर थीटा कैसे आएगा,
जैसे आपके सामने एरिया है, कोई भी एरिया है, ठीक है, इसका ये हो गई, ठीक है। यदि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही है, यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना हो जाएगा 90, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा 0, न के बराबर। यदि इसके ऊपर जैसे एरिया हो गया, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही है, तो ये इसके क्या हो गया, इसे एंगल कितना बनाएगी 0 डिग्री। तो इसके ऊपर जो इस बॉडीज के ऊपर जो फ्लक्स वगैरह गुजरेगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और यदि किसी भी बॉडी के ऊपर जिस स्पेस के अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी तो वहां पे ही अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो ये आपके सामने नॉर्मल सा एक फॉर्मूला होता है, इसके बेस पे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। अब आपके सामने आगे आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है क्या नहीं कहता है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज इट। कि आपके सामने किसी भी सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह होता है वो उस चार्ज के ε0 टाइम्स होता है। ये आपके सामने इस टाइप से एक फॉर्मूला बनता है। इसी ने गॉस लॉ ने इसी फॉर्मूले को फाइंड किया था। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये जैसे आपके सामने एक कोई भी सिमेट्रिक बॉडी है जिसके अंदर यदि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह गुजरती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह गुजरेगी तो इसके अंदर फ्लक्स होगा, तो वो फ्लक्स इस बॉडी से कितना गुजरा, जो इसके अंदर चार्ज होगा उसका ε0 अपॉन टाइम्स के इक्वल होगा। तो जैसे इसके अंदर एक चार्ज है +q चार्ज है इस बॉडी के अंदर, ठीक है, इसके कारण इसका फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो फ्लक्स हो जाएगा कितना, इसके अंदर चार्ज कितना है q अपॉन कितना हो जाएगा ε0। किसी बॉडी में कितने भी चार्ज हो, जैसे q1 हो गया q2 हो गया, यदि इसके अंदर, लेकिन ये गॉस लॉ कब फाइंड होगा, कब अपन वैलिड कर सकते हैं, जब आपके पास जो एरिया होगा या जो आपके पास सरफेस होगी वो क्या होगी, गॉसियन सरफेस पे ही ये फॉर्मूला लागू होगा। अन्यथा आप किसी भी जैसे आपके सामने कोई भी एरिया वगैरह है, यदि वो सर्टेन एरिया गॉसियन सरफेस को फॉलो कर रहा है तो ही अपन इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसे आप अन्य किसी एरिया पे इस चीज गॉस लॉ को फाइंड नहीं कर सकते। जैसे किसी एरिया के बारे में अपने को पता ही नहीं है कि ऐसे वैसे फलाना ढीकना जो भी कुछ भी है, आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। इसके ऊपर कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपके सामने एक +q चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो इस एरिया के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वही इस चार्ज का क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। यदि यहां पे मैं फ्लक्स पूछूं आपसे तो यहां पे कितना फ्लक्स होगा 0, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह नहीं गुजर रही है। सेकंड पॉइंट है, जैसे आपके सामने एक q1 चार्ज है तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसके इनसाइड कितना है q अपॉन ε0, इसके अंदर फाई इक्वल टू कितना है q1 प्लस q2 अपॉन ε0। आप ऐसा बोलोगे सर आपने q3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस से ये डिफरेंट हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा एक गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करता है। यदि गॉसियन सरफेस के अंदर आपके चार्ज हैं तभी ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। तीसरा है कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज एट सरफेस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनक्लोज चार्ज। तो
आपको समझने वाली बात यही है कि जो भी आपके सामने जो एरिया होगा वो फ्लक्स हमेशा ना तो शेप पे डिपेंड करेगा ना उसकी साइज पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि इसके अंदर डिपेंड्स ऑन इनक्लोज चार्ज, कि किसी भी एरिया के अंदर या इनक्लोज एरिया के अंदर उसके में चार्ज कितना है उसी के ऊपर अपन फ्लक्स डिफाइंड करेंगे। जैसे आपके सामने एक ये एरिया हो गया, एक S2 एरिया है, एक S3 एरिया है, एक S4 एरिया है। तो इसके अंदर चार्ज कितना है Q, तो आप इसके अंदर फ्लक्स फाइंड करो कितना Q1 चार्ज है एप्सिलॉन नॉट S1 के लिए। अब S2 के लिए इसमें कितना चार्ज है Q चार्ज है, कितना एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। S3 है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, S4 है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो फ्लक्स होता है वो ना किसी एरिया पे की साइज पे डिपेंड करता है ना उसकी शेप पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है उसकी इनक्लोज चार्ज की लूप पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आज आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया है। इसी के ऊपर बेस पे आपसे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। यदि आप इन जो मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ों को फॉलो करोगे आप, तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।